जी बेटा कल जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर सीरीज स्टार्ट की थी, उसको बॉयल्स लॉ कर दिया था हमने कंप्लीट, जिसमें कुछ इशू था थोड़ा सा ग्राफ्स का। तो ग्राफ कोई भी आ जाए तो आपको ये काम करना होगा, और इस काम के बाद जो है यू विल बी एबल टू ड्रॉ ग्राफ। आज जो है नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड लॉ जो है गैस लॉ, दैट इज चार्ल्स लॉ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपको, ये आपके नोट्स पे। ये क्वेश्चन आप लोग अटेंड कर लीजिएगा, इनके आंसर साथ लिखे हुए, तो जहाँ पे मसला हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मेरे करवाने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला, कुछ बातें आप लोग कर लीजिएगा ताकि आपको पता चले आप लोग अप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते। द नेक्स्ट थिंग इज चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स ने कहा था कि अगर आप जो है इसके ऊपर प्रेशर सेम रखें, दो ये दोनों पे एक केजी रख दें। अब अगर आपके पास टेम्परेचर कम होगा तो एक्सपेंशन कम होगी, और अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दोगे तो ज्यादा एक्सपेंशन हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली है। इसमें एक मसला है छोटा सा, वो ये है कि जो टेम्परेचर का जो स्केल है वो है आपके पास केल्विन में, सेल्सियस में नहीं होगा। मतलब अगर ये डायरेक्ट है आपके पास तो इस डायरेक्शन में ये बनेगा आपके पास। तो ये दो ग्राफ बना रहा हूं मैं आपके पास। यहाँ पर अगर उसने सेल्सियस में दिया है और वॉल्यूम दिया है, ये टेम्परेचर, तो आपके पास इसमें जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। और अगर आपके पास उसने टेम्परेचर जो है आपको केल्विन में दिया है और वॉल्यूम दिया है, इस केस में ओरिजिन से पास होगी। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये कौन सा टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा टेम्परेचर होगा? 0, ये हो जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, तो 273 केल्विन जो है उस वक्त ये आप इसको 0 केल्विन पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे जाके इंटरसेक्शन होगी इसकी, ये पॉइंट होगा जो कि होगा 0 केल्विन। तो ये चार्ल्स लॉ था। यहाँ पर इस केकड़े को अगर हटा दे तो क्या बन जाएगा? शाबाश, V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसकी बेस के ऊपर आप एक फार्मूला बना सकते हैं, दैट इज V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। कोई खास काम नहीं है, कुछ सिंपल सिंपल सा हिसाब किताब है। जो मेजर चीज थी याद रखने की जिसमें आप लोग मार खा सकते हैं वो है टेम्परेचर। केल्विन में होगा तो आपका ग्राफ जो है ये वाला होगा, और अगर सेल्सियस में दिया तो ग्राफ आपका ये वाला होगा, और कुछ नहीं इसमें खास। क्लियर? नाउ द थर्ड लॉ इज एवोगैड्रोस लॉ। तो एवोगैड्रो कहता है कि जितने मोल ज्यादा उतना वॉल्यूम ज्यादा। ये बात आप लोगों को बचपन में पढ़ाई थी कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 24 डेसीमीटर क्यूब। इसलिए बोलने से पहले सोच लिया करो। तो 2 मोल हो जाएंगे तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा? 48। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं कि मोल इज डायरेक्टली विथ वॉल्यूम? तो इसकी बेस के ऊपर हमारे पास ये लॉ बन जाएगा। लेकिन 1 मोल का 24 डेसीमीटर क्यूब कब होता था? आरटीपी पे। आरटीपी का मतलब हुआ टेम्परेचर 25 डिग्री होना चाहिए एंड प्रेशर 1 atm होना चाहिए, तब जाके ये वाला वॉल्यूम होगा। अगर आप टेम्परेचर प्रेशर को छेड़ेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो एवोगैड्रोस ने ये लॉ दिया आपके पास, और इसमें सब इस क्लियर कोई मसला यहाँ पे पक्की बात है। प्रेशर इज 1 atm। Number of moles of a gas directly proportional to volume at constant temperature pressure. The volume of gas is directly proportional to number of moles. लिखा तो है हिरोइनची। और मेरी बात सुन लो छोटी सी सत्यान भाई, ये काम जो है ना अगर आप लोग बुक के ऊपर ही कचरा करें ना तो दैट इज बेनिफिशियल। उस पे कर ले, मतलब आपको पता है जाके पढ़ना उसको बुक होता है। अब जो है मैं एक चीज सोच रहा हूँ, अगर टाइम मिला तो हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चन बना दूं, वो नोट्स होंगे आपके। हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चन लिखवा दूं आपको, वो नोट्स होंगे सारे आपके क्वेश्चन से सॉल्व, आपको याद आ जाएगा। हाँ 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 हाँ, उसके लिए टाइम निकालते हैं थोड़ा सा और वो कर देते हैं।
तो अब खेल शुरू करने जा रहे हैं। तो खेल स्टार्ट होता है यहां से। फिर 3 बंदे थे जिन्होंने गैस लॉस दिए थे। एक का नाम था बॉय। क्या कह के मरा था ये कहता था कि वॉल्यूम जो है इनवर्सली है विद प्रेशर, ऐसे बोला था। और बोला था कांस्टेंट क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगला था चार्ली चैपलिन। चार्ल्स ने कहा था कि वॉल्यूम डायरेक्टली विद टेम्परेचर, और क्या कर दिया था कांस्टेंट, प्रेशर कर दिया था। और फिर एवोगैड्रो जो था, इसने कहा था कि वॉल्यूम डायरेक्टली विद एन, कब, जब कांस्टेंट टेम्परेचर भी हो एंड प्रेशर भी हो। इन तीनों इक्वेशन में आपको एक चीज कॉमन नजर आ रही है, अगर इन तीनों को मैं जोड़ दूं तो मेरे पास v बन जाएगा डायरेक्टली विद 1/p इंटू टी इंटू एन। क्या ख्याल है, बन जाएगा। फिर ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि v डायरेक्टली विद एन टी अपॉन पी। इस केकड़े को अगर हटा दूं मैं, केकड़ा अगर हटा दें तो क्या आएगा केकड़े की जगह पे, एन टी अपॉन पी तो होगा, इज इक्वल टू करके आपको आर करना पड़ जाएगा कांस्टेंट। ये आर जो है ये गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट नहीं, गैस कांस्टेंट। इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और रीअरेंज करें तो हमारे पास बन जाएगी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इसे कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, या फिर इसको एक और भी नाम देते हैं और वो है जर्नल गैस इक्वेशन। सबसे हलवा न्यूमेरिकल इसी चैप्टर के होते हैं और बस काम क्या करना होता है, यूनिट का ख्याल करना होता है। इसमें P स्टैंड फॉर प्रेशर, और प्रेशर का जो यूनिट आपको यूज करना है वो यहाँ पे आपको लाजमी यूज करना है पास्कल, और कुछ कर नहीं सकते। इस तरीके से जो आपके पास V है इट स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, और वॉल्यूम का जो यूनिट आपको यूज करना है वो मीटर क्यूब करना है। केमिस्ट्री में पहली और आखिरी दफा मीटर क्यूब, हमने सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब देखा, यहाँ पे मीटर क्यूब करना पड़ेगा। एन मोल्स है और इसका यूनिट मोल ही रहेगा। आर इज अ गैस कांस्टेंट, उसको छोड़ देते हैं। आखिरी चीज बची टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है इसका यूनिट आपके पास होना चाहिए केल्विन। अब सबसे बड़ा मसला आ रहा है हमारे पास यूनिट कन्वर्जन का। जरूरी तो नहीं आपको पास्कल दे, हो सकता है किलो पास्कल दे, तो वो तो समझते सारे किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट करना। लेकिन एटीएम को अगर पास्कल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा, अगर आपके पास एटीएम हो उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 101,000, इससे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा पास्कल। अगर आपके पास सेंटीमीटर क्यूब हो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें -6 से तो आपके पास बन जाएगा मीटर क्यूब। और अगर आपके पास डेसीमीटर क्यूब हो, डेसीमीटर क्यूब, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे -3 से तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब। ये कन्वर्जन आपको फिजिक्स वालों ने सिखाए होंगे, मसला नहीं है इतना, अगर बोलोगे तो मैं भी करवा दूंगा। ये हिसाब बनता है। और केल्विन अगर आपके पास सेल्सियस हो उसमें आपने 273 ऐड कर देना है तो आपके पास बन जाएगा केल्विन। बस यूनिट कन्वर्जन आनी चाहिए। और इसमें कन्वर्जन में क्या चीज जो नहीं आ रही है वो वॉल्यूम का कन्वर्जन है। मेरे ख्याल में तो प्रेशर का कन्वर्जन आपने देखा होगा, प्रेशर का नहीं देखा,
कोई मसला नहीं। एटीएम को 101,000 से मल्टीप्लाई करना तो बन गया पास। अब वॉल्यूम ही तंग करेगा आपको हमेशा, कभी वो सेंटी में देगा, कभी आपको मीटर में देगा, कभी आपको डेसीमीटर में देगा। सेंटी हो तो सेंटी छोटा होता है ना, छोटा है तो बड़े से मल्टीप्लाई कर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डेसी बड़ा होता है तो उससे कर देंगे। तो इश्यू यहां तक। देखो मैं उस काम में जाना नहीं चाहता कि 1 मीटर में 100 सेंटी होते हैं एंड 10 डेसी होते हैं। किसको कन्वर्ट मारना है पहले? अगर आप मीटर को सेंटी में ले जाना चाहते हो तो आपने क्यूब करना इधर, तो फिर क्यूब करना पड़ेगा इधर भी, और क्यूब करना पड़ेगा इधर भी, और क्यूब करना पड़ेगा इधर भी। 1 का क्यूब 1 ही होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। बात समझ आ रही है? तो अगर आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब करना हो तो कितने मीटर क्यूब बन जाएगा? ये सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करने क्या बन जाएगा? आंसर क्या आएगा? इसलिए -6 से मल्टीप्लाई करना। एंड ऑन द अदर हैंड, तो बात अगर समझ चुके हो तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है। तो लगा दे फिर क्यूब इसके सर पे भी, और इसके सर पे भी, और इसके सर पे भी, और इसके सर पे भी। तो ये रह जाएगा आपके पास 1 मीटर क्यूब, ये बन जाएगा 1000 डेसीमीटर क्यूब। और अगर आपको 1 डेसीमीटर क्यूब को देखना हो कितने मीटर क्यूब के बराबर है तो करके देख लें। x यहाँ पर आ जाएगा 10⁻³ ये भी गलत देख दिया, ये भी गलत देख दिया, मीटर क्यूब। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा, हम x जो फाइंड कर रहे हैं वो मीटर क्यूब है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आपको नजर आ रहा है कौन डिवाइड हो जाएगा? सिमिलरली यहाँ पे कौन डिवाइड हो जाएगा? तो ये वाली कहानी तो खत्म है। अब r की वैल्यू जो डेटा बुकलेट में गिवन होती है, r की वैल्यू डेटा बुकलेट में गिवन होती है, जरूरत नहीं, लेकिन हम r निकालते हैं खुद से। क्वेश्चन, फाइंड r for methane at 20 डिग्री सेल्सियस and 1.5 atm pressure। मेरे ख्याल में डेटा कंप्लीट है। PV इज इक्वल टू NRT लिख दिया आपने। क्या क्या चीज चाहिए आपको? प्रेशर है आपके पास, टेम्परेचर भी आपके पास, मोल्स नहीं है, प्रेशर सही करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ R, फाइंड R फॉर 1 मोल। For 1 mole of CH4 at 25 डिग्री सेल्सियस and 1 atm प्रेशर। ये रूम टेम्परेचर लिख दिया मैंने, रूम टेम्परेचर प्रेशर कर दिया मैंने जी। प्रेशर कितना होता है? आपने यहाँ पे 1 लिखा, लेकिन कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या करूं? प्रेशर सेट हो गया। अब चलते हैं वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम कितना होता है 1 मोल का आरटीबी पे? ये बात आप लोगों को पता है, कितना होता है 1 मोल का वॉल्यूम? 24 होता है। वन मोल इज इक्वल टू 24 डेसीमीटर क्यूब एट आरटीपी होता है, पता है कि नहीं पता?
इसलिए आपने यहाँ पे लिख देना 24, क्योंकि ये आपके पास डेसिमीटर क्यूब में अब क्या करूं, -3 से कर दिया। 1 मोल बोला था तो 1 मोल आ जाएगा इसी जगह पे। आर को छोड़ दे, टेम्परेचर कितना हो गया, तो 25 प्लस 273, कैलकुलेटर निकालें कोई, तो आर जो है हमारे पास बन जाएगा 101,000 इंटू 24 10⁻³ एंड डिवाइड बाय 298। तो ये 3 जीरो जो है ये इस 3 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे। करें जरा सॉल्व। 8.134 यही इसका आंसर है, या 8.31 ऐसा कुछ है उधर डेटा बुक में लिखा हुआ। अब अगर इसकी यूनिट की बात करो तो यूनिट निकाल सकते, देखो इसमें यूनिट्स का कन्वर्जन है इसलिए बताना चाहिए। आर को साइड पे करो तो पीवी अपॉन एनटी बन जाएगा। पी का यूनिट क्या है, पास्कल। वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। एंड नीचे क्या आ जाएगा, तो पर मोल हो गया और पर केल्विन। बस मतलब आपको दिमाग जरा सेट करना था इसमें कि दिमाग सेट हो जाएगा। इज क्लियर। अब आप सोचिए कि अगर आप टेम्परेचर सेल्सियस में डाल दें इसमें तो आंसर क्या आएगा, वाई। खराब इसलिए आएगा क्योंकि आप लोगों ने आर की जो वैल्यू यूज कर रहे हो वो यही यूज कर रहे हो ना, कि वैल्यू कहां से आई। जब आपने टेम्परेचर कितना लिया था, सेल्सियस में लिया था केल्विन में लिया था। अगर बच्चा उसमें सेल्सियस लिख देगा तो आंसर सही आ सकता है, आप यूनिट वाला यूज कर रहे हो। इसलिए यूनिट कन्वर्जन का ख्याल करना होगा। सबसे हलवा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स इसी चैप्टर के हैं, बस मसला क्या आता है यूनिट कन्वर्जन का, और कुछ नहीं। पक्की बात है, बड़े आगे। इसमें अगेन कुछ ग्राफ्स आएंगे हमारे पास, और ग्राफ्स को खेलना, ग्राफ्स को डील करना, वो जरा देखना होगा। तो हमारे पास था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और ग्राफ हमारे पास रख सकते हैं कोई भी, सिंपल सिंपल भी, महंगे महंगे भी, आसान आसान भी, कोई भी आ सकते हैं ग्राफ। छह काफी आप लोग मेरे ख्याल में समझ जाओगे सब कुछ। पहला ग्राफ जो है वो है पीवी वर्सेस एन का, तो काफी आसान हो गया। और दूसरा ग्राफ है आपके पास एमआर वर्सेस पीवी का, और तीसरा ग्राफ है डेंसिटी वर्सेस प्रेशर का। चौथा ग्राफ है आपके पास मास एंड वॉल्यूम का। नेक्स्ट ग्राफ जो है डेंसिटी भी लेके आ गया हूं मैं, और किसको लेके आऊं, कॉन्सेंट्रेशन को ले आता हूं, कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर का, एंड प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ये सारे ग्राफ हैं और सारे आप लोग कर सकते हैं इसकी बेसिस पे, अपनी वैल्यू की बेसिस पे। इसमें बड़ी अनयूजुअलिटी है, देखिए जरा गौर से, तीन गैस लॉज को मिक्स करके बनाई है, और इसमें हम ऐसी चीजें भी लेके आ रहे हैं जो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी, उसमें फिट हो जाएंगे। नंबर 1 किस किस का ग्राफ है आपके पास, पीवी वर्सेस एन का। क्या इसमें पीवी और एन है, तो आप जो है यहाँ पर अगर ऐसा लिखेंगे कि इसमें पीवी और एन भी है तो बाकी चीजों को हटाएं, सामने सामने है, इसलिए आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आपकी इक्वेशन लिखने को दिल करता है तो इक्वेशन लिख के कर सकते हैं आप, मतलब आप देख सकते हैं कि दोनों डायरेक्टली। अब आ गया एमआर का, एमआर इसमें है, आ सकता है इसमें, कैसे लाएंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब आपने करना है यहाँ पर ये, किसको कर दें, मास अपॉन एमआर कर सकता हूं मोल की जगह पे,
और किस किस को रिलेट करना है आपको? आपको रिलेट करना है एमआर को पीवी के साथ। डायरेक्टली या इनवर्सली है? बस सारे ग्राफ ऐसे ही चलेंगे, या तो डायरेक्टली होंगे या फिर इनवर्सली होंगे। इस बेस के ऊपर आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। इनवर्सली सही है। आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी आ गई। डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करवाना है इसमें। डेंसिटी कहां पे आ सकती है? वॉल्यूम में भी आ सकती है और मास की जगह भी आ सकती है। डेंसिटी इधर भी आ सकती है और डेंसिटी इधर भी फिट हो सकती है। ठीक है, गैस की भी डेंसिटी हो सकती है। हाँ, कंप्रेस कर दो उसको, स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो अगर मैं यहां पे चलता हूं और पीवी इज इक्वल टू एम आर एंड आर टी, तो आपको ये बात पता है कि डेंसिटी किसके बराबर होती है? तो डेंसिटी होती है आपके पास मास अपॉन वॉल्यूम के। तो मास की जगह पे क्या आ जाएगा? फिर डीवी आ जाएगा। आप इधर लिखते हैं फिर डीवी, जैसे डीवी लिखेंगे तो वीवी गया। किस चीज को करना है? डीपी को, डी एंड पी को करना है। तो डी ये रहा, पी ये रहा, क्या बनेगा? तो आपके पास डायरेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, क्योंकि इस केस में आपके पास पी विद डी ऐसा बन रहा था। सिमिलरली यहाँ पे भी लिख सकते हैं पीवी वर्सेस एम आर, हमारे पास ऐसा बन रहा था इसमें, और वो डायरेक्टली बन रहा था। अब आ गया मास एंड वॉल्यूम। तो नजर तो आ रहा है आपको? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, और यहां पर इसको मैंने करना है मास अपॉन एम आर। तो किस चीज को रिलेट करना है आपको? मास एंड वॉल्यूम को। तो आपको नजर आ रहे हैं? तो ये रहा मास और ये रहा वॉल्यूम, दोनों डायरेक्टली हैं। तो आपके पास V वर्सेस M ये बनेगा। जरा साइड पे लाइन बन जाएगी आपके पास, स्ट्रेट लाइन। सेट है। कॉन्सेंट्रेशन इनटू टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेशन कहां पे फिट हो सकती है इसमें? मोल की जगह पे। तो आपने लिखा इधर PV इज इक्वल टू RT लिखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन जो है C इज इक्वल टू N अपॉन V होता है, तो N इन C इंटू V हो जाएगा। इधर CV लगा दें। तो C और V के साथ V गया, आपके बन गया P इज इक्वल टू CRT। किस चीज को रिलेट करना है आपको? आपको रिलेट करना है T को एंड C को, दोनों एक ही साइड पे आ रहे हैं, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास T इनवर्सली विद 1 अपॉन C हो जाएगा। इसलिए आपके पास अगेन ग्राफ की शक्ल बन जाएगी इनवर्सली। मेरी बात समझ आ रही है? तो कोई भी ग्राफ आएगा आपको थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी, या हो सकता है एक्सप्रेशन उठा के देते बोले आपसे कि ये एक्सप्रेशन सही है, आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा सही है गलत है। ठीक है, आप कैसे दे देगा, आप पीवीएनआरटी से निकाल के ड्राइव करके देखेंगे यार कॉन्सेंट्रेशन रखूं तो कहां बनेगा, जैसे हमने करके देखा इसको। द लास्ट इज पी वर्सेस टी, डायरेक्ट एंड जिंदा जिंदा। पी एंड वी ना, नहीं, पी एंड टी डायरेक्ट बन जाएगा आपके पास। इज क्लियर? तो मसला पक्की बात। तुम क्या मोबाइल निकाल निकाल कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर वाला। तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT। कॉन्सेंट्रेशन किस जगह पे आ सकती है इनमें? मोल की जगह पे, है ना? मोल का एक फार्मूला था हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और सॉरी मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये फार्मूला था हमारे पास। इस बेस के ऊपर अगर n की बात करूं, n किसके बराबर हो जाएगा? C टू V के। तो अगर इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं इसमें, यहां पर इस n की जगह पे लिख दूं C इंटू V, और बाकी सब कुछ अपनी जगह पे है। तो ऐसा करने से आपके पास G कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम में सब वॉल्यूम। तो P आपके पास आ जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? CRT। आपको चाहिए क्या क्या था? कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है आपके पास ये रही, एंड टेम्परेचर भी ये रहा। जो चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, आप दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, हो जाएगी क्या हो जाएगी?
तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसको कि पी सी लिख दें, इधर आर टी लिख दें। अब आपको चाहिए क्या क्या चीज, ये चीज चाहिए और ये चीज चाहिए, बाकी कर दें बीच में ऐसा, तो टी इस तरफ आएगा, यहाँ पर 1/c आ जाएगा। बस क्लियर, तो मसला यहाँ तक। हाँ उधर भी आ जाता ना। कुछ बच्चे कहते हैं कि पीवी का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, कब, जब सिर्फ बॉयज लॉ, मैं कैसे पहचानूं बॉयज लॉ, बॉयज लॉ में पी और वी के अलावा कोई चीज आएगा नहीं, बस यही होगा, 1/v हो सकता है, 1/p हो सकता है, pv हो सकता है, कुछ भी उस वक्त कांस्टेंट होगा, वरना नहीं। आइडियल गैस, एक होती है आइडियल गैस और एक होती है रियल गैस। आइडियल तो बस सोच ही होती है इंसान, सब कुछ रियल ही होता है। आइडियल गैस की डेफिनेशन ये है, अ गैस which obey all gas laws under all conditions of temperature and pressure। ऐसी गैस जो हर गैस लॉ को अब बिल्कुल ओबे करे 100%, हर टेम्परेचर पे, हर प्रेशर पे, उसे हम कहते हैं आइडियल गैस। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो या तो इसको लिखते हैं पूरे को उठा के, या लिखते हैं अ गैस व्हिच डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। कॉपी मारा और पेस्ट मारा, क्या करना है यहाँ पे चेंज, तो यहाँ पर आप इंसर्ट कर देंगे, डू नॉट लिखें, डज नॉट, सही, रियल होती है गैस, सारी गैसेस रियल, तो आइडियल क्या होगा। इन दोनों में जो फर्क है, तो जो गैस लॉ वाले बाबा थे मरने से पहले क्या बोल के गए थे, एक थ्योरी लेके गए थे कि particles are random motion moving at random widely separated pressure is elastic collision, ये बकवास करके चले। लेकिन उसमें एक चीज मैंने बोल्ड की थी, ये बात बाबा गलत कर रहे हैं। बाबा ने कहा था there is no force of attraction, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वाले बाबा, नाम नहीं पता। आइडियल में नो फोर्सेस, जबकि रियल में फोर्सेस होती हैं। आइडियल का मतलब क्या होता है, अब तेरे भी दिल में ख्याल आता होगा कैटरीना से शादी करूं, मतलब आइडियल, लेकिन मिलेगी तो नहीं, मिलेगी तो नहीं ना, आइडिया वही वही फिक्स नहीं, आइडियल तो कोई चीज नहीं होती है। इसमें कहा नो फोर्सेस होगी तो आइडियल होगा, ये बाबा जी बोल के चले गए थे। सारे गैस लॉस उसी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस के ऊपर बने। पहले वो बाबा ने आगे थ्योरी दी, उसके बाद बॉय भी आ गया, फिर चार्ल्स भी आ गया, फिर गुड्डू भाई भी आ गए और इन्होंने ये बातें कर दी। सब में कुछ ना कुछ मसला है, गैस लॉस फिट नहीं है। एक कहता था कि आप प्रेशर ज्यादा करो तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, इस कमरे का सारा वॉल्यूम जीरो हो सकता है क्या,
गैस का वॉल्यूम आखिर में तो बचेगा ना कुछ, बस इंसान के पास वो प्रेशर ही नहीं है। हाँ, चेक कर सकते हैं। फिर चार्ली चैपलिन ने बोला कि टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो कर दो, वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, क्या गैस खत्म हो जाएगी, मर जाएगी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा। इस कमरे के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनका वॉल्यूम क्या जीरो हो सकता है? मतलब वो कह रहा है खत्म हो जाएंगे, इंतकाल कर जाएंगे इस दुनिया से किसी और दुनिया में चले जाएंगे। ये भी उसने चार्ल्स में भी मसला है, गुड भाई का ही मसला है कि जितने मोल्स, हाँ वॉल्यूम, इसका मसला नहीं है, सिंपल है, वो सही, वो सही। अच्छा बच्चा, अब बेटा अगर फोर्सेस नहीं होंगी तो पार्टिकल्स पास पास होंगे, दूर दूर होंगे। तो आपको ये विजुलाइज करना होगा और फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। ये डब्बा बनाया मैंने, कंटेनर कहते हैं इसको, इसको कॉपी करके इधर भी बना दिया और फिर इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दिया कि आप लोग देख सकते। बेटा अगर पार्टिकल्स दूर दूर हो, अगर नो फोर्स होगी, और अगर फोर्स होगी तो पास पास होंगे। ये दो कंडीशन है। अब आप जरा सोच के बताएं कि अगर मेरे पास यहां पर मैं लगाता हूं पिस्टन, यहां से आपको पता चलेगा प्रेशर है। सिमिलरली यहां भी लगाता हूं पिस्टन और यहां भी आपको पता है कि प्रेशर है। एंड यू वांट टू ब्रिंग आइदर क्लोज टुगेदर या फिर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। नाउ यू नीड टू टेल कि अंडर व्हाट प्रेशर ये काम हो सकता है। ज्यादा प्रेशर लगे तो क्या होगा, करीब आएंगे या दूर होंगे? प्रेशर की बात हो रही है। अगर आपके पास लो प्रेशर हुआ तो दूर रहेंगे, और अगर आपने प्रेशर ज्यादा कर दिया तो फिर करीब आ जाएंगे। सही है, हाई प्रेशर पे करीब आ जाएंगे। अब मुझे बताएं कि आइडियल बिहेवियर किसी गैस में किस वक्त होगा, लो प्रेशर होगा या हाई प्रेशर होगा? जैसे आप प्रेशर हाई करोगे पार्टिकल करीब आएंगे, फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप टेम्परेचर की बात भी सोचें। अगर आप दूर रखना चाहते हैं तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? इस केस में टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उस केस में टेम्परेचर क्या होना चाहिए? इफ यू वांट टू मेक देम अवे फ्रॉम ईच अदर, द टेम्परेचर शुड बी, ऐसा रखना चाहते हो और ऐसा रखना चाहते हो। टेम्परेचर कम कर दो तो पार्टिकल दूर हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, दूर दूर जाएंगे, और लो करोगे तो पास पास आ जाएंगे। तो हम किसी भी गैस को ये कंडीशन चेंज करके आइडियल या रियल में कन्वर्ट मार सकते। आइडियल तो होती नहीं है, सारी गैसेस क्या है, रियल। सारी गैसेस क्या है, रियल है। हम किसी गैस को आइडियल बिहेवियर तक पहुंचा सकते हैं। कैसे? प्रेशर कम कर दो, टेम्परेचर ज्यादा कर दो, जितना उनकी फोर्सेस तोड़ दोगे उतना आइडियल बिहेवियर डेवलप हो जाएगा। जितनी फोर्सेस डेवलप करवा दोगे उतना रियल बिहेवियर डेवलप हो जाएगा। ये इंटर कन्वर्जन के में आना चाहिए। जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर में हम कहते हैं कि सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ टेम्परेचर से। लिक्विड को सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ टेम्परेचर से। एक बात हमसे खाई हुई है उसने, प्रेशर से भी ऐसा होगा। टेम्परेचर आप यही रखें, टेम्परेचर यही रखें, प्रेशर ज्यादा कर दे तो पानी आइस बन जाएगा। वो हमारे पास है नहीं सिलेबस में, ठीक है? तो बहरहाल यहाँ पर हमें ये दो कंडीशन आ रही है। आइडियल और रियल की डेफिनेशन आ गई आपको और कंडीशन भी आ गई। तो किस कंडीशन में आइडियल बिहेवियर होगा और किस कंडीशन में लोग रियल बिहेवियर होगा, ये आज डायग्राम आपके सामने है। आइंदा नहीं आनी, आइंदा नहीं आनी। वो आपसे कहेगा कि आइडियल के लिए एंड रियल के लिए आप बताएं कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए एंड प्रेशर कैसा होना चाहिए, पूछेगा आपसे। आपने क्या करना, दिमाग के अंदर दो बंटे बनाने हैं। आइडियल में बंटे शुड बी दूर दूर या पास पास, एंड इसमें तो आप सोच लें कि इफ यू वांट टू मेक देम अवे फ्रॉम ईच अदर तो टेम्परेचर शुड बी, एंड इफ यू वांट टू मेक देम अवे फ्रॉम ईच अदर प्रेशर शुड बी। मेरी बात समझ आ रही है? एंड सिमिलरली आप इसको हटा दें, इस केस में आप आए वापस, रियल करना है, क्लोज करना है इनको, मतलब फोर्सेस डेवलप करवानी है, टेम्परेचर शुड बी।
टेम्परेचर लो करोगे तो एक जगह पे आके बैठ जाएंगे, टेम्परेचर हाई करोगे तो दूर हो जाएंगे। प्रेशर, ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। अब होता क्या है, जिसकी फोर्सेस जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा डेविएशन। लेस द forces between gaseous particles, ideal, more the forces between gaseous particles is equals to real. तो क्वेश्चन, which of the following is most ideal? A, CH4 NH3, B, इन दोनों में कौन होगा? Cl2 F2, जी क्या बोला, आइडियल बोला, फोर्सेस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आइडियल में, अबे आइडियल बैटरी नहीं है भाई। हाँ, नहीं होनी चाहिए। इसमें कौन सी फोर्स है, इसमें कौन सी फोर्स है, इसमें कौन सी फोर्स है भाई? बस वे, अब कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। मैंने कहा था बॉन्डिंग गई, केमिस्ट्री गई, बॉन्डवाल बता रहा है मुझे, वाटर क्या था बॉन्डवाल बता रहा है, तेरी मर्जी है। इसमें कौन सी फोर्स होगी? जी आइडियल का मतलब फोर्सेस ज्यादा कम। आप दिमाग में लिख लें कि नो फोर्सेस या लेस फोर्सेस, कौन सा आंसर बनेगा इसमें? CH4। दूसरी तरफ आ जाए, दोनों में वांडरवाल है, आप क्या करें? वांडरवाल किस में डिपेंड करती है? अब सिर्फ मैं चैप्टर खत्म करवाऊंगा, आप लोग बॉन्डिंग नहीं आती, आप लोग गए। वांडरवाल किस में डिपेंड करती है? यहां से तोते उड़ने शुरू होंगे, आप लोग समझ नहीं आएंगे कि मैं पर्शियन पढ़ा रहा हूँ क्या पढ़ा रहा हूँ। मैं चला जाऊंगा, आप लोग रोते रह जाएंगे पीछे। जिस चैप्टर में जाएंगे बॉन्डिंग आएगी, जिस चैप्टर में जाएंगे बॉन्डिंग आएगी। वांडरवाल डिपेंड करती थी किस चीज के ऊपर? क्या? इलेक्ट्रॉन्स एंड सरफेस एरिया। इसमें से किसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? फ्लोरीन में 9 होते हैं, क्लोरीन में 17 होते हैं। ये अभी तो मैं करवा के चला गया हूँ, आप लोग फंसते जाएंगे बस। अच्छा वो साइड है, सॉरी। अच्छा इस तरीके से अगर रेल का पूछेगा तो रेल भी कर सकते हैं। एक चीज और, कल हमने ये ग्राफ बनाया था, ये ग्राफ था पीवी वर्सेस पी का, कैसा था? नहीं बनाया था, कोई मसला नहीं है बेटा। ये अब मेरे गले से हार उतरते जा रहे हैं, तुम्हारे गले में आते जा रहे हैं। ये देखो इतने सारे ग्राफ बनाए थे हमने, सही, ये रहे बने हुए आपके सामने, हर पेज पे बने हुए। नहीं ब्रेक तो मैं दे दूंगा, लेकिन मसला कहाँ पे आ गया, मसला आ गया तुम लोगों की किस्मत अब खुद खराब होने वाली है, मेरे बस को कुछ नहीं है। बेटा दिमाग चले या ना चले, चैप्टर तो गया। आप तो हाँ, जो बच्चे छुट्टी करके आ रहे हैं ना, वो जब ट्यूसडे को आएंगे तो एनर्जेटिक्स भी जा चुका होगा। मैं क्या करूं भाई, 1 महीना बॉन्डिंग में लगना तो लग गया, अब मैं क्या करूं, साल लगा दूं बॉन्डिंग पे।
मैं जब टेस्ट का बोला था सब टेस्ट क्यों दे रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। अब टेस्ट नहीं दिए ना, जिस दिन टेस्ट नहीं दिए, जो टेस्ट दे दिए ना 2 दे दिए, जिन्होंने पढ़ा था उसके लिए वो काम उनको आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गई। टेस्ट नहीं देंगे तो नहीं आएगा। नहीं, अब तो अच्छा बेटा ये है आइडियल। आइडियल के लिए कंडीशन ऐसी है, आइडियल कैसे इसको फॉलो कर रही होती है। अब अगर रियल पे जाता हूँ, रियल पे ये आइडियल का है, बॉयज लॉ आइडियल पे तब बनाया था ना उसने, ये आइडियल की कंडीशन होगी। एक गैस आपके पास जा रही है ऐसे, ये डेविएशन कर रही है, प्रेशर चेंज होते होते डेविएट कर रही है। इस गैस का नाम है ए। एक गैस ये है, इस गैस का नाम है बी। एक गैस ये है, इस गैस का नाम है सी। आपके पास है 3 गैसेस, आपने उसको साइन करना है कौन सी ए है, कौन सी बी है, कौन सी सी है। और फिर बॉन्डिंग गई, केमिस्ट्री गई, केमिस्ट्री गई तो फिजिक्स गई, फिजिक्स गई तो मैथ्स गई, बायो गई। एक आपके पास है HCl, एक आपके पास है NH3 और एक आपके पास है H2। बेटा कौन सी गैस कौन सी होगी? सबसे ज्यादा डेविएशन कौन कर रही है? सबसे ज्यादा मोस्ट डेविएटेड गैस कौन सी है इसमें? ग्राफ को देखो, सी सबसे ज्यादा डेविएशन। क्यों? दोनों एक्सिस की तरफ कर रही है, लोअर पे भी हायर पे भी, नेगेटिव स्केल में पॉजिटिव स्केल में, दोनों में कर रही है, सबसे ज्यादा कर रही है। इसका मतलब डेविएशन ज्यादा है तो फोर्सेस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इन बंदरों में स्ट्रांग फोर्स किस पे? तो आपके पास इसमें आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये आपके पास बन जाएगा सी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। रह गया ए और बी। अब इसमें कम डेविएशन, सबसे लीस्ट डेविएशन किसमें आ रही है? इसमें। एक ही एक्सिस पे कर रहा है और वो भी लो साइड पे। तो इसका मतलब इसमें फोर्सेस कैसी होनी चाहिए? इनमें दोनों में से कौन सी फोर्सेस वीक होंगी? तो आपके पास ये बन गया ए और ये बन गया बी। अब आपको समझ आया या नहीं आया? मेरी नजर चैप्टर गया, बच रहे हैं ना? हाँ, आप लोग एक बात याद रख लें, बॉन्डिंग में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कचरा कचरा बहुत ज्यादा है। एक शेप्स का था, वो मुझे यकीन है जिसने वो टेस्ट दे दिए उनका मामला सेट हो गया होगा। और दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। ठीक है, मैं छोड़ा हुआ, मैंने छोड़ा हुआ, एक टाइम दिया आप लोगों को। मैंने बॉन्डिंग के क्वेश्चन में डिस्कस नहीं कर रहा एडमेस के पेपर की वजह से। आप लोग मंडे को फारिग हो रहे हैं तो क्यों? बेटा फिर मुझे बता दो कि जो बच्चों ने एक पूरे वीक से छुट्टी ली हुई है, वो क्या रजाई के अंदर घुस गए और सिर्फ एडमेस ही पढ़ रहे हैं? कुछ भी नहीं पढ़ रहे भाई, पढ़ना तो आखिर में हाँ, तो आप लोग काम करते रहो। वो प्रेशर में बैठ के सुट्टे मारते हो तुम लोग यार। भाई मैं एक बार बता देता हूँ, पढ़ना तो आखिरी दिन ही है। बंदा बोले कि 24 आवर में पढ़ना ही नहीं है, पूरा वीक नहीं पढ़ना, पूरा साल नहीं पढ़ना, तो मेरा तो पेपर है। ये सिर्फ दिमाग की इफ्तरा होती है और कुछ भी नहीं। एक वसवसा सा है। इंसान सबसे ज्यादा काम कब करता है? जब वो फारिग होता है या जब वो बिजी होता है? नहीं, वो काम नहीं जिसको करना है, साइड का काम। फॉर एग्जाम्पल मुझे बुक बनानी है, मैं इन दिनों में बना सकता हूँ, छुट्टियों में बना सकता हूँ। जब मैं बिजी हूँ तब बना सकता हूँ, छुट्टियों में सिर्फ लेटा होता हूँ, बस कुछ नहीं कर सकता। मैं हल्का सा काम को हाथ लगाता हूँ, फिर छोड़ के फेंक देता हूँ, कहीं निकल जाता हूँ। छुट्टियों में सिर्फ प्लानिंग कर सकता है बंदा। जब जून जुलाई की छुट्टियां आती, बंदा बोलता है आसमान उठा के नीचे कर दूंगा, जमीन उठा के ऊपर कर दूंगा, होता कुछ नहीं है। अगस्त में बड़ा परेशान बैठा होता है। इस वक्त जो काम कर सकता है बंदा, वो कभी नहीं। तो जो बंदा बिजनेस में काम नहीं कर रहा, तो फिर उसने वाले वेले क्या करना? जो बच्चा ये सोच रहा है कि मेरे एडमेस के सारे पेपर खत्म हो जाए, मतलब अक्टूबर तक, नवंबर तक, जनवरी तक, फरवरी तक खत्म हो जाए, उसके बाद मैं कुछ कर लूंगा, तो इज दिस क्लियर? अब इसको हम रोक